बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। आप सब खैरियत से होंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूं। और स्पोर्ट्स वन के प्रोग्राम्स का जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं पढ़ता हूं आपके कमेंट्स, तो आपका शुक्रिया, लाइकिंग का आपका शुक्रिया। आज हम क्या बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, क्रिकेट फील्ड के ऊपर भी और स्टेडियम से बाहर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में भी बहुत कुछ हो रहा है। पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट फील्ड के ऊपर क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया जो आयरलैंड और इंग्लैंड जाएगी। उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए टीम को शेपअप किया जाएगा। इस महीने के आखिर तक शेपअप हो जाएगी वर्ल्ड कप की स्क्वाड। उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कौन क्यों आया, और सिलेक्टर्स का जो अंदाज़ था, जिस तरह से उन्होंने टीम अनाउंस की, वो भी बहुत सारे हलकों में काफ़ी ज़्यादा उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया कि नॉन सीरियस एटीट्यूड ऐसा लगा। लोगों का कहना यह है कि नज़र आया। वहाब रियाज थे उसमें, मोहम्मद यूसुफ थे, उसके अलावा अब्दुल रज़ाक थे, उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी में शामिल किए गए वो थे। और सब ने सिलेक्शन के हवाले से बताया। एक दो लड़कों पर बहुत ज़्यादा बात हुई कि हसन अली की इंक्लूजन आखिर कैसे हो गई, उसामा मीर कैसे बाहर हो गए। इसका जवाब तो दिया सिलेक्टर्स ने, लेकिन कितने ज़्यादा वो मुतमईन कर पाए आपको, ये आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। क्या सिलेक्टर्स का कहना ये था, वहाब रियाज ने ये कहा कि हारिस रऊफ़ का बैकअप के तौर पर हसन अली टीम में शामिल हैं, और उसामा मीर क्योंकि अबरार को टीम में शामिल कर लिया गया, तो उसामा की जगह नहीं बनती थी, क्योंकि लेग स्पिनर ऑलरेडी इन शादाब खान स्क्वाड में शामिल हैं। तो ये कितने मुतमईन आपको कर पाए, इस पर हम आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने बयान ये दिया कि तमाम 8 टीम्स चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने पाकिस्तान आएंगी अगले साल। फ़ैब के अराउंड चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान होस्ट करेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेगा। उसी हवाले से वो कराची भी आए थे गुज़िश्ता दिनों और उनसे हमारी मुलाकात भी हुई, तो उसमें भी उन्होंने बड़े ही मुस्तनद अंदाज में कहा कि भाई तमाम टीम्स आ रही हैं, यानी इंक्लूडिंग इंडिया आर ऑल्सो कमिंग टू पाकिस्तान। दिस इज़ व्हाट सेड बाय द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मोहसिन नकवी साहब। लेकिन उन्होंने ज़्यादा इस हवाले से बात नहीं की। पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़रूर इस पर काम होगा। कराची का नेशनल स्टेडियम समेत लाहौर, पिंडी, मुल्तान के स्टेडियम्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, उनकी कैपेसिटी को। उसके अलावा उनमें सहूलियात को भी इजाफ़ा करने की बात की गई है। उसके अलावा पाकिस्तान की वुमेन टीम T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से खेली और कोई इतनी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दी। लास्ट के मैच पाकिस्तान की वुमेन टीम जीतने में कामयाब हुई, लेकिन शुरू के जो मैचेस हुए उसमें उन्होंने गिरफ्त अपनी लूज़ की। ये मैंने देखा था, क्योंकि हम रोज़ ही जाते थे कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम पे मैचेस हो रहे थे। लेकिन अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ कि हमने करना क्या है आज, और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो कौन होंगे। वो होंगे जी बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे, 18 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक और मुल्क की भी नुमाइंदगी वो करने का एजाज़ रखते हैं। नीदरलैंड्स से भी वो क्रिकेट खेले और पाकिस्तान से वनडे इंटरनेशनल भी खेले। उसके बाद कोचिंग की फील्ड में आए और कोचिंग उन्होंने बहुत उन्होंने लेवल 3 कोचिंग किया और पाकिस्तान के डिपार्टमेंटल टीम्स को कोच किया। आजकल पाकिस्तान टेलीविज़न के कोच हैं। और उसके बाद जब सिलेक्टर बने वो चंद साल पहले, तो उन्होंने सिलेक्शन में एक नया अंदाज़ मुतारिफ़ कराया। वो अंदाज़ था डेटा ड्रिवन सिलेक्शन का, यानी हर बात का जवाब वो तैयार रखते थे कि इस लड़के को लिया है तो इस बुनियाद पर लिया है। उसका पूरा डेटा, पूरा जो उनका जो भी उनका माइंडसेट था वो बताते थे, बड़ी अच्छी तरह डिफ़ाइन करते थे। इसी बुनियाद पर उन्हें लैपटॉप चीफ सिलेक्टर भी कहा जाता था। मोहम्मद वसीम की मैं बात कर रहा हूँ। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर होने के साथ साथ साबिक चीफ सिलेक्टर भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक पहले शामिल करूँगा, ब्रेक के बाद आई सी यू विद मोहम्मद वसीम। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ होंगे, पाकिस्तान के साबिक चीफ सिलेक्टर हैं। और आजकल मैंने जैसे कहा डोमेस्टिक टीम्स के साथ काफ़ी ज़्यादा हम उनको देखते हैं। कराची में अभी PTV की टीम के साथ आए हुए थे, इस्लामाबाद में भी एक्टिविटीज़ में मशगूल हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, आप कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल खैरियत से। आजकल क्या कर रहे हैं? PTV के साथ आप कराची आए थे, आपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेला, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इधर इंतज़ाम हुआ था। आजकल PTV के साथ ही हैं या कुछ टीम कोई और है? अभी HEC के साथ और माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है, टॉप ऑफ द टेबल जा रहे हैं। अच्छा, टॉप ऑफ टेबल जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। HEC की टीम बनाने में भी आपने मदद की थी, अभी कुछ महीना पहले ट्रायल्स लिए थे तो उस वक्त से आप उनके साथ कुछ हैं? महीना
जो टूर्नामेंट था अभी ये वनडे कप शुरू होने से चंद दिन पहले दोबारा टीम बनी थी। तो कुछ मसाइल थे उसमें, उन चीज़ों को हल किया और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की और एचईसी में एक प्रॉब्लम तो ये है कि उनके यहाँ एक एज लिमिट है। उनका उनका जो 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 आइन है, जो उनका जी, जी। तो एज लिमिट है। इस हवाले से कुछ हुआ कि इस दफ़ा अंडर 23 के अबव लड़के भी आप ले सकेंगे एचईसी में? होना ज़रूरी है, इनरोल होना यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रूरी है। दूसरा एज वाली ब्रैकेट भी है, वो अभी भी है अंडर 25 वाली। तो एक सेंस में आप कह सकते हैं कि ठीक है, एक डेवलपमेंट के पर्पज़ से देखते हैं कि यंगस्टर को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, तो उस लिहाज से ये आप इसकी पॉजिटिव चीज़ भी देख सकते हैं। और अभी तक जैसी परफॉर्मेंस जा रही है, तो अभी तक वो हम कंप्लेन नहीं कर सकते जी कि 25 साल की वजह से कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई हमारी है। लेकिन आगे चल पे इस पे बातचीत चल रही है एचईसी से भी कि शायद नेक्स्ट ईयर जाके इसके अंदर थोड़ा-सा भी रद्द-बदल अगर करने की ज़रूरत हुई तो वो करेंगे। अच्छा, और बताइए डोमेस्टिक सेटअप जो इस बरस हमने देखा कि उसमें काफ़ी डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट भी हुआ, उसमें एचईसी भी थी, उसके अलावा गनी ग्लास को भी इंक्लूड किया गया। ये सेटअप कैसा लगा आपको ओवरऑल इन सालों में, जिसमें एक साल में जो आप भी मुख्तलिफ टीम के साथ हैं? आई थिंक अभी जो उम्मीद थी डिपार्टमेंट क्रिकेट से, वो तो शायद उसमें टाइम लगेगा। ऑब्वियसली एक गैप आया है, उसके बाद उसकी प्रिपरेशंस करने में, बजटिंग में बहुत से मसाइल का सामना डिपार्टमेंट्स को करना पड़ा है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई होप कि बेहतर होंगी चीज़ें, प्लेयर्स के लिए भी स्टैंडर्ड भी थोड़ा ऊपर जाएगा और शायद इसको थोड़े बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी किया जाएगा। क्योंकि एट टाइम्स मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट हो गया है, डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि बस जल्दी-जल्दी मैचेस कराए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसमें सोचा नहीं जा रहा जी कि वेन्यू कौन से सूटेबल हैं, वेदर कहाँ का अच्छा है, कहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी। पहले ये टूर्नामेंट कराची के अंदर जी। शेड्यूल था, उसके बाद अभी फिर पिंडी में लेके इसको आए, पिंडी इस्लामाबाद में, साथ एबटाबाद, और एबटाबाद में कोई मैच नहीं हो सका वहाँ पे वेदर की वजह से। तो अभी वापस शिफ्ट हो गए हैं मैचेस एबटाबाद वाले भी। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर इसमें चीज़ों में बेहतरी आएगी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, ये तो एक चीज़ तय है। डोमेस्टिक सेटअप में आप काफ़ी फ़ाल हैं, और डोमेस्टिक की एक और जो सिन्फ है वो पीएसएल भी है, वो भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पाकिस्तान का। उसने मुल्तान सुल्तान के साथ आप काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं, तो मुल्तान की टीम के साथ इस पीएसएल में भी आप थे। मुल्तान की टीम क्यों फाइनल में पहुंचने के बाद हिम्मत हार जाती है? ऐसा इस बार भी हुआ, तो क्या कमी आपको लगती है मुल्तान की टीम के अंदर कि वो ऊपर नहीं आ पा रही? देखिए, कमी मैं ये नहीं कहूँगा कि एक मतलब कि आप कोई चीज़ टैग कर सकें। एक तो होता है ना कि कुछ टीमें सेमीफ़ाइनल तक पहुँच के, फाइनल तक पहुँच के वो जीत नहीं पाती हैं। तो उस तरह की सिचुएशन तो है नहीं। वो जीत भी इस तरह नहीं पाती कि वो कम्पीट ही नहीं कर पाती हैं, जिनको आम ज़ुबान में हम चोकर्स कहते हैं। बहुत सी टीमें ऐसी इंटरनेशनल भी हम साउथ अफ्रीका, इवन न्यूज़ीलैंड को भी कभी-कभी इससे टैग कर दिया जाता है। लेकिन देखिए, अगर आप मुल्तान का देखें तो ऑब्वियसली फाइनल जीते हुए भी हैं। अगर आप जी। पीछे देखते हैं उसके बाद 3 फाइनल खेले, और पिछले साल का फाइनल भी देखें, इस साल का भी देखेंगे, एक बॉल इतना क्लोज जाके वो लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। अब डेफिनिटली उसमें ख्वाहिश तो हमेशा से यही होती है कि आप फाइनल जीते, लेकिन इतना क्लोज जाके हारते हैं तो आपको दुख तो होता है, लेकिन उसमें कि बहुत ज़्यादा फिर ये भी नहीं है जी कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करने की चीज़ों की ज़रूरत है। तो थोड़ा-सा लक फैक्टर भी आप कह सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि आखिरी बॉल तक जाना मेरे ख्याल में एक अच्छी टीम की निशानी है। मुल्तान सुल्तान ने इस साल की बेस्ट क्रिकेट खेली है। आप लीग स्टेज के ऊपर देखते हैं कि बिल्कुल हम अनबीटन ही जा रहे थे ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो मैचेस हम हारे भी हैं, आई थिंक 3 मैचेस जो हारे थे, वो भी आखिरी बॉल के ऊपर ही गए हैं। तो इतना बड़ा कोई हेडेक नहीं है, लेकिन डेफिनिटली ये चीज़ हमारे ज़हन में है कि यार आखिरी बॉल के ऊपर मैच हमने कैसे जीती। कप्तानी पे बहुत ज़्यादा बात होती है। मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं। बाबर और रिजवान का मुकाबला भी हुआ, ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का। आप कप्तान के तौर पे रिजवान को और बाबर को कैसे रेट करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कौन बेहतर कप्तान है? देखिए, इसमें अगर हम ऑब्वियसली बाबर के साथ मैंने एज अ कोच कभी काम नहीं किया, एज चीफ सेलेक्टर काम किया हुआ था उनके साथ, और रिजवान के साथ एज अ कोच मैंने काम किया है। तो डिफरेंट एंगल से आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी क्लोजनेस होती है ड्रेसिंग रूम के अंदर। डेफिनिटली आप देखते हैं तो रिजवान के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ मौजूद हैं, और अगर वो एक टीम को बार-बार फाइनल के अंदर लेके आ रहा है तो दैट मीन्स कि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं लीडरशिप वाली। और जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया था हमने मुल्तान सुल्तान के अंदर, ऑब्वियसली उसमें कैप्टन का रोल भी होता है। आई थिंक ये डिबेट जो कप्तानी वाली है पाकिस्तान में, मतलब अब देखिए, किसी मुल्क का, किसी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन का कैप्टन जब कोई बनता है या चेंज होता है ना, तो एक बड़ी मेजर चेंज होती है, उसके ऊपर बड़ी मेहनत की जाती है, बड़ा होमवर्क होता है जी कि
ये अगला हमारा कैप्टन है। चाहे ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं तो आपको आपको भी उंगलियों पे याद होगा कि यार एलन बॉर्डर के बाद आई थिंक मार्क टेलर आया था, मार्क टेलर के बाद स्टीव वॉ हो गए, स्टीव वॉ के बाद वो एक सिलसिला चलता गया और अभी तक ऐसा ही चल रहा है। इंग्लैंड का भी ऐसे ही आप देखते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि बस कैप्टन बदल भाई, इसको जो पसंद आ गया उसको आपने कैप्टन बना दिया विदाउट डूइंग योर होमवर्क, इसकी क्वालिटीज कितनी है लीडर वाली, कैप्टन वाली। फिर आप डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद फिर चेंज कर देते हैं, फिर वापस दोबारा से आप लेके आ जाते हैं, तो कोई क्लैरिटी इस पे नज़र नहीं आती है। तो आई थिंक मैं तो उसको ऐसे देखता हूँ कि शायद हम वो देखते हैं कि कम बुरा कौन-सा है, हम अच्छे की तरफ नहीं जाते हैं। तो इन तो दोनों में शायद से अगर आप उस तरफ इन देखें दोनों में से कम बुरा कौन फिर है? रिजवान और बाबर में अगर कंपेयर करें तो कम बुरा कौन है? देखिए अभी तो शाहीन और बाबर में ही चल रहा था ना कि पहले जी शाहीन को ट्राई करते हैं जी कि अब शाहीन कम बुरा हो गया तो उसको कैप्टन बनाया, फिर बाबर कम बुरा हुआ, उसको वापस लेके आ गए हैं। तो जो अच्छे की तरफ है ना, तो शायद आप अच्छे की सोच से जाएँगे तो शायद फिर आपको अच्छा, रिज़वान अच्छा, मिलेगा। यानी अच्छा, रिजवान को आप समझते हैं बाबर और शाहीन दोनों से बेहतर कप्तान हो सकता है रिजवान? देखिए शाहीन को जज आप मतलब 2 सीरीज़ की आपने उसके ऊपर आपने वो कर दी है ना, फिर मैं कहता हूँ ना ये गली मोहल्ले की टीम में होता है कि यार 2 मैचों बाद किसी को उतार दिया या 2 सीरीज़ के बाद उतार दिया। आई थिंक ये भी ज्यादती है प्लेयर्स के साथ भी, टीम के साथ भी कि एकदम से अब उन्होंने फिर दोबारा भी खेलना है और इस तरह की सिचुएशन के जो भी क्रिएट हो गई थी कि बाबर को पहले उतारा गया, फिर शाहीन को लेके आए और जहाँ पे अगर कोई चेंज बनती थी तो सेंसिबल चीज़ मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल व्यू है, नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, कि फिर आप कोई थर्ड बंदा बनाते कि यार ये दोनों हमने ट्राई कर लिए, अब हम तीसरा बंदा ट्राई करेंगे। फिर तीसरा डेफिनेटली आपके पास रिजवान का ऑप्शन मौजूद था क्योंकि अब दोबारा से बाबर कैप्टन बने हैं तो जस्ट इमेजिन ना कि शाहीन और बाबर की आपको जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट दे लें, लेकिन वो एक खलिश तो रहती है और इस तरह प्लेयर्स के दरमियान भी रहती है कि आज ये कैप्टन है, कल वो था। तो काफ़ी मसाइल इससे खड़े होते हैं, लेकिन लेट्स होप कि अब ऑब्वियसली हमारा वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, तो ये लड़के अच्छे से मैनेज करेंगे इस चीज़ को। चलें, अब वर्ल्ड कप पे बात करते हैं। आपसे कप्तानी की बात सुनने वाले ये कह रहे होंगे क्योंकि आप तो कप्तान कभी रहे नहीं, लेकिन आपके बारे में बता दूं कि अंडर 19 की उस टीम के आप कप्तान थे जिसमें शाहिद अफरीदी भी थे और शाहिद अफरीदी को फिर बुला लिया गया था पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वेस्ट इंडीज़ में। मैं गलत तो नहीं हूँ? सही सही मुझे याद है ना, 96 में वेस्ट इंडीज़ में आप कप्तान थे अंडर 19 टीम। इसके अलावा मैंने हर लेवल पे कप्तानी की हुई है, चाहे वो पाकिस्तान ए थी, अंडर 19 थी, चाहे वो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, रीजनल क्रिकेट थी, तो जिस लेवल पे भी मैं खेल रहा हूँ मैं कप्तानी की है और बस एक पाकिस्तान की कप्तानी मैंने नहीं की। पाकिस्तान की कप्तानी के बारे में मैंने सुना है कि आपको कह दिया गया था, 97 के अवाइल की बात है ये, 97 या 2000 की बात है, आपको कह दिया गया था कप्तानी के लिए तैयार हो। मुझे ऐसा सुनने को आया है, मुझे याद पड़ रहा है, ये ठीक बात है? हाँ, कुछ हुआ था ऐसे, कुछ बड़ी एक चेंज आने लगी थी यू नो क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो फिर बाद में खैर नहीं हुई थी। लेकिन उस टाइम पे एक मैसेज तो भिजवाया गया था जी आप रेडी हैं, आपको कप्तानी करनी है नेक्स्ट सीरीज, उस तरह की बात चली थी। लेकिन ऑब्वियसली चीजें फिर वो चेंज नहीं हुई थी और उसके उसके फायदा तो कोई नहीं, नुकसान बड़ा मुझे हुआ सब बात में। हाँ, ये कब की बात है? ये बाकी आप समझ 2000 की बात है, कब की बात है? आई थिंक ये 98 की बात है जी। उन दिनों बहुत मसाइल थे पाकिस्तान टीम के, अगर आपको याद है। जी, जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मलिक कय्यूम इंक्वायरी शुरू हुई थी 1998 में। खैर उसका हिस्सा तो आप नहीं थे, लेकिन ये हमारा गुफ्तगू कहीं और जा रही है। अगर आप करना चाहें तो मैं हाज़िर, आप बता सकते हैं उसमें कुछ आपने नोट किया था उस वक़्त। बहुत समझ गए होंगे सुनने वाले भी समझ गए होंगे। सुनने वाले भी समझ गए होंगे। अब सिलेक्शन कमेटी के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। सिलेक्टर्स जो पाकिस्तान के अब नए बने हैं, यूसुफ साहब हैं, बाब रियाज साहब हैं, रज़ाक साहब हैं, उसके अलावा असद शफीक साहब उसमें हैं, एक डेटा एनालिस्ट भी हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी विदाउट अ चीफ सेलेक्टर, ये तजर्बा भी नया लग रहा है, नया है। मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी और मुल्क में ऐसा होता हो। अभी अजीत अगरकर ने कप्तान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंडिया में, और दूसरे मुल्कों ने भी इसी तरह किया। ये विदाउट अ चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी, आप किस तरह से देखते हैं इस सूरत हाल को? देखिए सिंपल है ना कि मतलब वो कहते हैं ना कि चीजें छुप नहीं सकती। अब ये शायद इस सोच के साथ जो मुझे लग रहा है, मुझे और कोई लॉजिक तो नहीं समझ आ रही इसकी, यही लॉजिक समझ आती है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता जी कि हम सारे एक जैसे हैं। लेकिन अभी जो सेटअप बना हुआ है, जिस तरह कहा जा रहा है जी कि बाबर को पावर ज़्यादा दी गई है, तो आई थिंक अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जाती है तो फिर तो सब कहेंगे जी हम थे देखें।
और अगर कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं जाती है, तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी यही कहेगी जी बाबर को हमने फुल दी हुई थी अथॉरिटी, तो उनके डिसीजन थे तो बाबर कुर्बानी का बकरा वो बन जाएँगे। लेकिन ये समझ से बाहर है एक चीज़ कि एक सिलेक्शन कमेटी है, उसका कोई हेड नहीं है, ये कैसे एक चीज़ चल सकती है? कहीं पे कोई डेडलॉक आता है, कहीं पे कोई चीज़ें होती हैं, तो वो कैसे हल होंगी वहाँ पे जाके? अगर ऐसा ही करना था तो मेबी हमें कोई सिलेक्शन कमेटी की ज़रूरत नहीं थी। आप कैप्टन के साथ 1-2 बंदे वैसे ही उसको दे देते कि यार कैप्टन, कोच और एक बंदा को साथ रख देते, ये आपका सिलेक्शन की आपकी वो है। इतने बंदे रख के और उसका हेड ना होना और फिर कहना जी कि उसमें कैप्टन और कोच का भी ऑफिशियली इन्वॉल्व होना, ये तो यू आस्किंग फॉर ट्रबल ना। ये तो अभी देखते हैं, अभी हाँ, आपके फॉरेन कोचेज़ जब जॉइन करेंगे, ठीक है, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं जी कि मैं प्लेयर्स को गैरी कैस्टन की मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, हाँ, आई थिंक जो स्टेटमेंट दी है, फिर चांस की पॉलिसी ये वो, तो अच्छी चीज़ है। मतलब मैं भी जब चीफ सिलेक्टर था तो मेरी क्लियर पॉलिसी थी कि हमने फेयर चांस देना है। जो भी लड़का पिक हुआ 1 मैच 2 मैचों के बाद उसको ड्रॉप नहीं करना। उसको कोशिश करनी है हमने कि हमने उसको पूरा एक चांस देने की। तो ये अब समझ नहीं आ रहा ना कि हेड कोच इसको रन करेगा सिलेक्शन को, आपका कैप्टन करेगा या इन 6 में से कोई करेगा जो आपके सिलेक्टर्स हैं। और रन कौन कर रहा है वो तो ख़ैर आपको भी पता है, वो सबको पता है कि रन कौन कर रहा है। तो आई थिंक उसको अगर वो जो भी हैं, चाहे वो यूसुफ हैं, चाहे वो रज़ाक हैं, चाहे वहाब हैं, मोस्ट लाइकली वही चीज़ों को रन कर रहे हैं, तो बिकम अ चीफ सिलेक्टर, इसमें क्या है, आप टेक हाँ, बिल्कुल ठीक, रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक। वहाब रियाज़ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे तो जा ही रहे हैं ना इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर, वो तो हैं। कोई एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, से किसकी है और इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू के कुछ और मराहिल बाकी हैं, एक मरहला ख़त्म हुआ है, तो एक ब्रेक के बाद दूसरे मरहले का आगाज़। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। हम सिलेक्शन पे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जो आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे के लिए स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है। उसमें जो सेलेक्टर्स का बिहेवियर था वो बड़ा नॉन सीरियस मुझे ऐसा लगा, और काफ़ी जगह मैंने पढ़ा है कि नॉन सीरियस बिहेवियर था। रज़ाक से सवाल हुआ तो उसने सवाल दोबारा करने को कहा, फिर उसने माइक किसी और को दे दिया। तो वसीम साहब, आप क्योंकि सेलेक्टर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर रहे हैं और बड़े मुस्तनद चीफ सेलेक्टर थे, आप पर तो एक लेबल भी था कि लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं। अब इनके पास तो लैपटॉप भी नहीं है। मतलब एटीट्यूड ऑफ द सेलेक्टर्स, अगर मैं आपसे पूछूं यही होता है या यही बेहतरीन है, इसको आप सम अप करें पहले तो। देखिए, जिस तरह देख रहे हैं ना, ऑब्वियसली उस सिलेक्शन की सबसे बड़ी एक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, आपकी नज़र, टैलेंट देखना, परफॉर्मेंस देखना, ये वो तो है ही है ना, आप देखते हैं। तो सबसे बड़ी डिमांड है वो आपका होमवर्क। जब आपने होमवर्क किया होगा, उसके मुताबिक आपने सिलेक्शन की होगी, आपका कोई विजन होगा, आगे कैसे हमने जाना है, अभी करंट सिनेरियो में कैसे जाना है, फिर आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब आप होमवर्क किए बगैर रैंडमली आप पिक करेंगे चीज़ों को, जी आज इसको बुला लें, आज उसको बुला लें, आज इसको रिटायरमेंट से वापस ले आएँ, इसको सीनियरिटी के बेस पे ले आएँ, तो फिर आप क्या लॉजिक देंगे? वहाँ पे लॉजिक कोई बनती नहीं ना फिर आपकी। तो आई थिंक होमवर्क जो है ना बिल्कुल मिसिंग नज़र आ रहा है। और फिर जब एक चीफ सेलेक्टर नहीं होता है तो फिर इसी तरह की कंडीशन आती है कि माइक एक दूसरे को देते रहे, भाई आप बोल दो या आप बोल दो। दैट मीन्स के यू नॉट ऑन द सेम पेज, आपने उस चीज़ पे शायद डिस्कशन ही नहीं की हुई है। अगर डिस्कशन की हुई होती, होमवर्क किया हुआ होता, तो आप 6 छोड़ के 20 सिलेक्टर भी होते तो आप उनसे सवाल करते तो वो आपको वही जवाब देते कि जो उन्होंने जिस पे उनकी डिबेट हुई थी या जो उनकी थिंकिंग थी, तो वो आपको जिस मर्ज़ी के आगे माइक रख देते, वो आपको वही लॉजिक देता। लेकिन जब आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ है, चीज़ें रैंडमली की हुई हैं, तो फिर ज़ाहिर है माइक आप इधर-उधर ही करेंगे, आपके पास जवाब कोई नहीं होगा या आप डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। हसन अली के ऊपर बात हुई, वहाब रियाज ने ये कहा कि ये बैकअप हैं हारिस रऊफ़ का। हसन अली खैर इंग्लैंड में ही हैं और इंग्लैंड में वो खेल भी रहे हैं। उन्होंने T20 पाकिस्तान से काफ़ी अर्सा पहले खेला था। हसन अली की सिलेक्शन आप किस तरह से देखते हैं? अगर आप चीफ सेलेक्टर होते और हसन अली को आप सिलेक्ट करते इस फॉर्म और पोजीशन के हिसाब से? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी फ़ॉर्म कैसी है, आपकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, सीनियरिटी आपकी या आप कितना खेले हुए हैं, कितना नहीं खेले हुए हैं ना, वो आखिरी एक हिस्सा होता है कि जिसमें आपको थोड़ा-सा एज मिल जाए, तो मिल जाए। मैं नहीं ये एज देता था कि सिर्फ़ सीनियरिटी के बेस पे ये टीम के अंदर ले आए, ये एक सीनियर बंदा है। अब सीनियर बंदे की अगर परफ़ॉर्मेंस ही नहीं है, तो फिर आप उसको जस्टिफ़ाई कैसे कर सकते हैं सिर्फ़ सीनियरिटी के बेस के ऊपर? अभी मैं सिर्फ़ हसन अली की इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो आपकी करंट जो हाँ, फ़ॉर्म है, टीम का कॉम्बिनेशन, उसके मुताबिक आप चीज़ें करते हैं। और अभी जो लग रहा है कि यू नो हालाँकि मेरे दौर में अभी ख़ैर बहुत बातें हो रही थी, पीएसएल की बेस पे सिलेक्शन होती थी, मैं हाँ, सुनता रहता हूँ, मैं हँसता रहता हम्म, हूँ। बात फिर आ जाती है होमवर्क के ऊपर कि टीवी पे बैठ के भी जब बात करते हैं हमारे कुछ प्लेयर्स या एक्स क्रिकेटर्स जो हैं कि जी पीएसएल के ऊपर सिलेक्शन होती है।
तो उनको नहीं पता कि मेरे 2 ढाई साल के अरसे के अंदर नॉट अ सिंगल प्लेयर वाज सिलेक्टेड ऑन द पीएसएल परफॉर्मेंस, हाँ, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आए थे, चाहे वो मोहम्मद हनीफा जिसका बड़ा जिक्र हो रहा है जी आजकल, जो एक पीएसएल में 50 किया था उन्होंने, वो टीम के अंदर आ गए थे, वो उस 50 से भी पहले टीम में सिलेक्ट हुए थे हुँ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज के लिए अपनी लिस्ट ए की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वो एक वो चल रहा है, लोगों ने मिथ बनाई है पीएसएल की परफॉर्मेंस, पीएसएल की परफॉर्मेंस। अब आते हैं, अब की बात करें, अब किस चीज़ पे सिलेक्शन हो रही है? पीएसएल पे अब स्टेटमेंट भी दे रहे हैं जी कि परफॉर्मेंस के ऊपर प्योरली। अब जो मसला है ना सबसे बड़ा कि आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को भूल रहे हैं। जिसकी पीएसएल अच्छी नहीं गई है, आप उसको टीम से ड्रॉप कर रहे हैं कि पीएसएल अच्छी नहीं गई है। चाहे उसके इंटरनेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे, वो आपको अच्छी नज़र आती है। ये क्राइटेरिया की समझ नहीं आती। फिर जिसने पीएसएल में परफॉर्म किया और पाकिस्तान से उसकी बुरी परफॉर्मेंस थी, उसको आप अच्छे मार्क्स दे रहे हैं जी कि ये हमें आगे वर्ल्ड कप जिता देगा ऐसे। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको थोड़ा अपना होमवर्क करना पड़ता है। आपने मोहम्मद हारिस को साइड लाइन कर दिया फॉर सम व्हाटएवर रीजन कि वो एकदम से आपका सेकंड चॉइस, फर्स्ट चॉइस, आपका थर्ड, फोर्थ चॉइस वो आपका बन गया और एक टाइम पे हमारा कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा था जिसने वर्ल्ड कप उसने खेला था। आप बैकअप की बात कर रहे हैं, वसीम जूनियर, पीएसएल अच्छी नहीं गई, आपने निकाल दिया उसको। हुँ, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस आपको देखनी चाहिए, क्या वहाँ पे वो काम अपना ठीक से कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो मतलब बहुत सी चीजें, नवाज का भी इस तरह पीएसएल उसकी बुरी गई है। तो क्या उसको कंपेयर किया गया कि उसकी लास्ट जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान के लिए, क्या वो इतनी बुरी थी कि वो टीम से ड्रॉप हो जाए, या सिर्फ पीएसएल की परफॉर्मेंस पे वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो जाए? या तो ना, को वहां भी फेल हुआ हो, फिर करंट फॉर्म आप देखते हैं। अगर वहां एक प्लेयर चल रहा है और पीएसएल उसकी बुरी गई है, इवन डोमेस्टिक बुरी जाती है, आप ड्रॉप नहीं करते। कि बाबर आजम अगर पीएसएल में फेल होता है तो आप उसको पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देंगे, या नहीं, अगर वो डोमेस्टिक में रन नहीं करता उसको टीम से ड्रॉप कर देंगे जहां उसकी 50 की एवरेज है, या जितने भी वो परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है। तो ये आप अजीब सा वो किया है ना। दूसरा, आपने सारी चीजें करके देख ली है जी, करके मतलब अल्लाह करेगा आगे जाके रिजल्ट्स अच्छे हों कि आप जिन प्लेयर्स को लाए हैं जी कि वो हमें वर्ल्ड कप जिताएंगे, वो आपको न्यूजीलैंड की सी डी या जितनी भी लेवल की इसकी टीम को आपको कहना है उससे तो सीरीज आपको जिता नहीं सके, हाँ, वो आपको वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो उस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम एक कदम आगे लेते हैं और उसके साथ 7 कदम पीछे ले लेते हैं। तो दैट्स आई मीन द मेरे वो ज़हन में नहीं आता कि कैसे ये चीज़ें चलती अच्छा उसमें अगर देखें तो ऑलराउंडर एक अच्छा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास से है। आमिर जमाल के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, उसको साइडलाइन कर दिया, उसकी जगह न्याजी अब आ गए टीम के अंदर पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आमिर जमाल, मुझे याद है जब आपने सेलेक्ट किया था आमिर जमाल को, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, लेकिन उस लड़के ने प्रूव किया है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर भी उसने प्रूव किया। एटीट्यूड का उसके हवाले से कहते हैं कि एटीट्यूड का शायद कोई मसला है उसके साथ। है। एटीट्यूड का ना मतलब ही नहीं पता किसी को। जो ये बात करते हैं ना एटीट्यूड का मसला है, यकीन करें उनको मत। मतलब मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, मेरे पास भी आते थे लोग, कुछ मैनेजमेंट के टीम से, यार इस लड़के का एटीट्यूड है। मैं बैठाता था, मुझे बताओ एटीट्यूड है क्या? क्या वो बात कर लेता है दैट उसका एटीट्यूड खराब है? क्या इंग्लिश बोल लेता है इसका एटीट्यूड खराब है? या कोई थोड़ा-सा अपना हल्ला-गुल्ला करता है, हाँ, ज़रा टॉकटिव है, लाइवली पर्सन है, तो क्या ये एटीट्यूड का मसला है? तो हमारे यहाँ तो बस जिसको हमने करना होता है ना जी कि ये मतलब सीनियर जूनियर का हमने गैप उतना रखना है कि सीनियर कुर्सी पे बैठा हुआ है तो जूनियर ज़मीन पे बैठेगा। वो कुर्सी पे बैठ गया तो वो उसका एटीट्यूड का मसला है। तो ये अजीब से एक मंतक वो लगा देते हैं ये टैग, ये चाहे वो आमिर जमाल है, चाहे वो हारिस हैं, ये जितने लड़के हैं पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी बोलते हैं, जरा बात करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ एकदम, देखो जी खेला कि ये थे, इसके आप वो चेक करें, टशन इसके चेक करें, इसकी लैंग्वेज चेक करें, इसका वो चेक करें भाई। या तो ना वो बदतमीजी कर रहा हो आपसे, या टीम का माहौल वो खराब कर रहा हो, तो फिर समझ आती है जी कि चीजें कि एनवायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। और जिन जिनके एटीट्यूड अच्छे नहीं थे, ट्रैक रिकॉर्ड जिनके आपके पास मौजूद है कि टीम उनके आने से हमेशा टीम आपकी तबाह हुई है, आपके प्रॉब्लम्स बड़े हैं, चाहे वो फिटनेस टेस्ट नहीं देते थे, चाहे वो टीम का एनवायरनमेंट खराब करते थे, चाहे वो कोचेस से लड़ते थे, चाहे वो कैप्टन से लड़ते थे, जिनके एटीट्यूड के प्रॉब्लम थे उनको अपने घरों से बुला के टीम में डाल दिया। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ये रिटायरमेंट छोड़ के अपनी वापस आए, रिटायरमेंट उन्होंने वापस ले ली। ये अच्छा लगा आपको इस तरह से वापस लेकर आना? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनके सामने थोड़ा सा नीचे हुआ है। ये आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक तो मतलब मेरे से भी ये सवाल अक्सर होता था जी कि फलाना प्लेयर रिटायर हो गया, उसको आप वापस लेके आए। देखिए, जो रिटायरमेंट ले लेता है ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के वो लेता हाँ, है, डिसीजन ले लिया उसने, वी शुड ऑल रिस्पेक्ट इट। मजबूरी के तहत जी किसी को वापस लाना,
क्वेश्चन मार्क डालता है जी आपकी यूरोपों की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो क्या ये इसमें आपके प्लेयर नहीं खेल रहे हैं या आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या आप मैसेज दे रहे हैं? ये पहले था, देखिए मैं जब आया था तो एक चीज़ जो मैंने देखी थी कि हमारे वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट होते थे। हुँ, तो पूरा साल वो टीम से गायब होते थे, वर्ल्ड कप आता था 1 महीना पहले वो टीम के अंदर होते थे, फिर वर्ल्ड कप आ जाते थे, फिर वो गायब हो जाते थे, फिर पूरा साल वो गायब रहे, फिर वर्ल्ड कप से पहले वो टीम के अंदर आ जाते थे। तो हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं जी कि हमें वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस जिताने का एक्सपीरियंस हो, मैच विनिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है जी। लेकिन इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करेंगे जी कि जस्ट सीनियरिटी के बेस के ऊपर, तो वो ज़्यादती और रिटायरमेंट से वापस ला के आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को बड़ा गलत एक मशवरा देते हैं जी कि ये क्या हम करने जा रहे हैं। अगर रिटायरमेंट से वापसी आपने किसी की करवानी है, आप उसको बोलेंगे आप रिटायरमेंट वापस लें, आप डोमेस्टिक आएँ, डोमेस्टिक खेलें, परफ़ॉर्म करें जस्ट लाइक एनी अदर प्लेयर। फिर आप परफ़ॉर्म करेंगे, हम आपको दोबारा कंसिडर करेंगे। इस उसके ऊपर जी कि हम आपको वर्ल्ड कप खिलाएँगे, तो आप आ जाएँ ज़रा रिटायरमेंट से वापस आ जाएँ चंद दिन पहले वर्ल्ड कप से। तो ये ज़्यादती है पूरे सिस्टम के साथ और इस तरह करते-करते तो अब वेस्ट इंडीज़ की टीम बन जानी है। कल बाबर आज़म भी रिटायरमेंट ले रहा है जी, मैं पूरा साल लीगें खेलूँगा। रिज़वान भी कहे जी मैं पूरा साल लीगें खेलूँगा, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। वर्ल्ड कप से पहले मुझे बुला लेंगे तो मैं ठीक है अपने पैसे भी बना लूँगा, लीगें भी सारी खेल लूँगा, एनओसी की ज़रूरत भी नहीं है और वर्ल्ड कप भी खेल लूँगा। पाकिस्तान से तो एक बड़ा गलत ट्रेंड है, एक बड़ा ये गलत किस्म का ट्रेंड सेट कर रहे हैं। चलिए ये भी आपने वाज़ेह कर दी बात। अभी ऑलराउंडर्स की हम बात कर रहे थे, आमिर जमाल का नाम लिया, एक आमिर यामीन भी है। मैंने अभी रिसेंटली भी उसको खेलते देखा है। डोमेस्टिक का परफॉर्मर इतनी अच्छी, मतलब विकेटों के हिसाब से अगर देखें तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन बॉल तो वो अभी भी तेज़ करता है। बिलावल भट्टी भी कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो ये ऑलराउंडर्स फिर डोमेस्टिक ही खेलते रहे। देखिए जब अब थोड़ा-सा पहले आप जाते हैं तो ऑब्वियसली फ़हीम अशरफ काफ़ी क्रिकेट खेले। वो पाकिस्तान टीम के अंदर बहुत उनको चांसेस मिले, लेकिन होता है ना कि अपनी जगह सीमेंट कर लेना, हाँ, कंसिस्टेंसी उनकी लेके आना, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग। कम से कम एक डिपार्टमेंट तो ऐसा हो ना कि जो आपके लिए यार ये काम तो कर रहा है और साथ में बैटिंग कर दे तो बोनस है या बॉलिंग कर दे तो बोनस है। तो उस तरह की परफॉर्मेंस उनसे आई नहीं, तो दैट्स व्हाई वी स्विच टू आमिर जमाल, जिसने डोमेस्टिक में प्रूव किया। उसके बाद उसको हम ऊपर लेके आए थे, उसके बाद में वो पीएसएल वगैरह भी खेला है। तो इस तरह प्लेयर बनाए जाते हैं। आमिर जामीन हो गया या उसमें बिलावल भट्टी, आई थिंक कुछ अर्सा वो बीच में हमें थोड़ा-सा मिसिंग नज़र आए थे, अभी हाँ, डोमेस्टिक दोबारा से वो हाँ, मुकम्मल तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन बात फिर वही ना कि हमें किस किस्म का ऑलराउंडर चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। क्या हमें लिमिटेशंस वाला चाहिए बॉलर कि जो सिर्फ़ नया बॉल कर सकता है या सिर्फ़ पुराना बॉल कर सकता है या दोनों कर सकता है, बैटिंग किस नंबर पे कर सकता है। तो ये पूरा पैकेज आपको देखना होता है। तो कुछ प्लेयर्स के जिनके आपने नाम लिए हैं, तो दे आर यूज़फुल विद द न्यू बॉल, लेकिन जहाँ बात आती है सेकंड स्पेल की या पुराने बॉल से डेथ बॉलिंग की, वहाँ पे वो म्यार पे उस तरह पूरा नहीं उतरते। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी तो आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन एक एरिया ऐसा है कि जिसमें हमें कमी नज़र आ रही है और ये एक मिसिंग लिंक हो सकता है, क्योंकि शाहीन ठीक है जी बैटिंग वो कर रहा है, लेकिन आप उसको ऑलराउंडर कंसीडर नहीं करेंगे कि बिल्कुल। जिस तरह मतलब आप शादाब को आप कर सकते हैं, वो हाँ। बैटिंग अच्छी खासी कर लेता है। तो एक ये पेस ऑलराउंडर वाली चीज़ तो आपको मिसिंग नज़र आ रही है। लेकिन चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से नया बॉल कौन करेगा? पाकिस्तान की तरफ से नया बॉल कौन करेगा? अब मैं इसका जवाब दूंगा आपको, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक लेकर आपके पास दोबारा हाजिर होता हूँ। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद वसीम साहब ने एक सवाल उठाया कि पाकिस्तान की तरफ से नया गेंद कौन करेगा। नए गेंद के बॉलर्स पाकिस्तान के पास अगर देखें तो नसीम शाह भी हैं, हाँ, शाहीन अफरीदी भी हैं, मोहम्मद आमिर भी हैं, इमाद वसीम भी हैं। तो वसीम भाई, ये चार ऑप्शन मुझे नज़र आते हैं जो नया गेंद करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। देखिए एक ऑप्शन होता है जी कि 4 आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, जो नया कर सकते हैं और पुराना भी कर सकते हैं, ये तो चलें अच्छी एक चीज़ हो जाती है। लेकिन उसमें जो कन्फ्यूजन आएगी ना कि इनकी फिर ये कितने यूज़फुल रहेंगे पुराने बॉल के साथ। आपके बेस्ट डेफ़िनिटली जैसे नसीम शाह और आपके शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। आपके बेस्ट मतलब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के अंदर दोनों आते हैं, दोनों विकेट टेकिंग आपके पास ऑप्शन है। इमाद वसीम अगर नया बॉल नहीं करते तो वो कितना इफ़ेक्टिव रहेंगे? अगर आप उनको नया बॉल करवाते हैं तो फिर नसीम या शाहीन में से आपको किसी को हटाना होगा। इसी तरह आमिर को अगर आप नया बॉल कराते हैं तो इन दोनों में से किसी को आपको नीचे लेके जाना होगा। या हसन अली भी एक चले वो बैकअप एज़ अ बैकअप खेल रहे हाँ, हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस उनकी हमें नज़र आई थी वो नए बॉल के साथ उन्होंने भी थोड़ी बेहतर ही बॉलिंग की थी। तो यही बात है ना, मैं होमवर्क की जो बात कर रहा था कि आपके नए बॉल के ऑप्शंस कौन से हैं, मिडल ओवर्स किसने करने हैं, बजाए कि आप सिर्फ रैंडमली रखते जाएँ जी कि चलें जी ये हमारे पास सारे बॉलर्स हो गए हैं। तो ये मसाइल मतलब अब देखें, ये पिछली सीरीज़ हमारी होम सीरीज़, इसमें यही था ना जी कि इसमें हम जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं जी, कुछ थे हमारे बॉस जिनको हमें टिक करना है। तो सीरीज़ के बाद वो आपके
जवाब की बजाय आपको मजीद सवाल मिल गए कि क्या उस्मान खान टीम के साथ जाएंगे, क्या उनकी जगह बनती है टीम के अंदर, नया बॉल आपका कौन करेगा, आपका ओपनर कौन होगा। साइम अयूब की परफॉर्मेंस पीएसएल की तो अच्छी है, क्या इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस ऐसी है जी कि वो ओपन करेंगे। रिजवान और बाबर की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस क्या बुरी थी कि उनकी जगह चेंज करना पड़ा। अगर चेंज किया साइम और बाबर ने अभी ओपन की है तो क्या हमें 60-70 रन मिले पावर प्ले के अंदर, जब बात उधर ही 50-55 पे ही खत्म होती थी। अगर साइम तेज खेले हैं तो क्या बाबर भी तेज खेले हैं। तो बहुत से मसाइल आपके उधर के उधर ही हैं और मुझे लगता है कि एंड में फिर बाबर रिजवान ही ओपन आपको करते हुए नजर आएंगे। तो जो कहते हैं ना कि आपने जबरदस्ती कुछ चीजों को छेड़ा है जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा मसाइल हो गए हैं आपके लिए, खड़े हो गए। वर्ल्ड कप से पहले एक आपका क्लियर एक विजन हो जाना चाहिए था। ये सीरीज हमने बैकअप प्लेयर्स खिलाने हैं, आपने बैकअप प्लेयर्स नहीं खिलाए, आपने ट्रायल्स लिए हैं लड़कों के। आप ट्रायल बेस के ऊपर ये सीरीज खेलें जी, इसको भी खिलाते हैं, इसको भी खिलाते हैं, जो अच्छा हुआ हम उसको ले जाएंगे। आप पाकिस्तान टीम के अंदर ट्रायल्स नहीं आप लेते हैं, बल्कि आप एक स्क्वाड बना लेते हैं वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, 20 हैं, 25 हैं, इन्हीं के अंदर से हमने बनाना है, फिर उस तरीके से आप उनको खिलाते हैं। लेकिन उस्मान खान ट्रायल बेस के ऊपर आपने खिलाया कि आपको जवाब मिल गया। ओपनिंग आपने चेंज की ट्रायल बेस के ऊपर, क्या आपको परमानेंट ओपनर मिल गया जी, साइम अयूब ओपन करेंगे, क्या उनकी कितनी परफॉर्मेंस है। नया बॉल भी इसी तरह आपने इमाद से भी करा के देख लिया, आपने शाहीन से भी कराया, नसीम ने भी एक मैच में की, आमिर ने भी की। क्या आपको दो आपके बेस्ट ऑप्शंस मिल गए हैं, मिडल ओवर्स कौन करेगा। तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं है, तो आपने मजीद मसाइल अपने लिए खड़े कर दिए। ये बड़ा बेहतरीन आपने तजिया पेश किया वसीम। ये आपने पूरी टीम का जो सिचुएशन है इस वक्त, वो कहते हैं ना दरिया को कूजे में बंद किया, ये मोहसिन नकवी साहब तक ये क्लिप पहुंच जाना चाहिए आपका। मैं कोशिश करूंगा कि पीसीबी के जो भी करता रहता है उन तक ये पहुंचे। आपके ख्याल में अगर आपसे 11 बनाने के लिए मैं कहूँ जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, पहली पहली 11 पहले मैच की, आप किस माइंडसेट से 11 बनाएंगे? देखिए मैं तो चाहूंगा जो आपने वर्ल्ड कप में खिलानी है प्लेइंग 11 आपकी जो बेस्ट है। देखिए आप कोई भी स्क्वाड बनाते हैं, आप पहले प्लेइंग 11 बनाते हैं, ठीक है। ये आपका 11 प्लेयर्स है, ठीक है। अनलेस के कंडीशंस बहुत ही डिफरेंट आ गई, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पिनर्स खिलाने पड़ गए या एक्स्ट्रा अपने पेसर डालना पड़ गया, बाकी आपको 11 का पता होता है। फिर आपको 12वें का पता है, ये फलाने का बैकअप है, ये फलाने का बैकअप है, ये हमारी सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस। लेकिन अभी तो हम प्लेइंग 11 ही फाइनल नहीं कर पाए हैं, हम ये ओपनर्स ही नहीं फाइनल कर पाए हैं। क्या आप रिजवान नंबर 3 पे परफॉर्म उन्होंने ऐसा कर दिया जी कि वो ठीक है नंबर 3 पे सॉर्टेड हो गए, या उनको वापस लाना पड़ेगा। तो जब आप एकदम से चीजों को बदलेंगे तो तो आपकी उसके नज़र नतीजे। में 11 बेहतरीन कौन से हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे या वर्ल्ड कप में खेलेंगे? देखिए वो तो फिर आप बैट से जरा वो बनाना पड़ेगा, लेकिन बात फिर वो ये ना कि अगर आपने ये 3 खिलाने, अब फखर आप 4 नंबर पे खिला रहे हैं, तो फखर की 3 नंबर पे परफॉर्मेंस क्या बहुत बुरी थी कि उसको 3 नंबर से आपको 4 पे डिमोट वो करना पड़ा। उस्मान को एडजस्ट सिर्फ करने की एक कोशिश में ना, उस्मान को भी तो चांस देना है, उसको बुलाया है यूएई से। देखें जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया है ना, वो तो फिर बनता ही बनता है आपका। नहीं, उसने सेक्रीफाइस तो खैर, क्योंकि जो आप चलें इस हवाले से भी बात कर लेता हूँ क्योंकि मुल्तान का ही वो प्लेयर है। वो क्या मसला हुआ था कि वो 2 दिन के लिए गया था यूएई। मेरी इत्तला के मुताबिक तो यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उसे बुलाया था और उसके सामने उसकी सूरत हाल रखी थी कि आपको 1.5 साल मजीद खेलना है, तो वो वहाँ उसकी बात बिगड़ी। नहीं, आई थिंक वो जो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, उनके कुछ दिन रहते थे, तो वो दिन उन्होंने पूरे करने थे, कुछ इस तरह का चक्कर था, तो वो 2 दिन कम थे, तो शायद इसके लिए वो गए थे और एक मैच में उन्होंने मिस किया था। इतनी ज़्यादा डिटेल्स मुझे उस चीज़ की नहीं पता। मेरे नॉलेज में तो यही था कि उनके कुछ दिन कम थे, कि उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज उन्होंने वहाँ पे रहना होता है, हाँ सर्टेन नंबर बिल्कुल, ऑफ 60 डेज। दिन, तो 60 वो डेज, दिन 60 डेज आप मुल्क से बाहर हाँ, रह तो वो सकते हैं। तो वो शायद वो दिन उन्होंने पूरे करने थे, तो वो 1 या 2 दिन के लिए उसके अंदर वो गए थे। लेकिन अभी फिर बात वही है कि उस्मान खान क्या हमें मिडल ऑर्डर एक ऐसा बैट्समैन मिल गया है। अब आप इरफान नियाजी, ठीक है, आप कैरी कर रहे हैं, क्या पीएसएल की परफॉर्मेंस पे चले आप लेके आए हैं, तो इंटरनेशनल में अभी जितने मैचेस आपने देखे हैं, क्या लगता है जी कि अभी ये में वर्ल्ड कप जिता सकता है ये लड़का, या मतलब बहुत फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है ना। हारिस पे मुझे नहीं वो समझ आती कि एकदम से क्यों साइड लाइन कर दिया गया है उसको, वो परफॉर्मेंस पे तो नहीं होता। उसका मैं बताता हूँ, वो एटीट्यूड का हारिस का एटीट्यूड का मसला नहीं था। हारिस ने पीसीबी को क्वेश्चन किया था अब से 2 महीना पहले, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने पहुंच गया और उसको एनओसी नहीं मिली, उसने ट्वीट कर दिया कि मुझे एनओसी नहीं मिली। तो उस पर वो मामला मुझे मालूम है उसके साथ क्या हुआ। मुझे लगता है ये एटीट्यूड पीसीबी को या पीसीबी के कुछ ऑफिसर्स को बर्दाश्त ही नहीं होता, एटीट्यूड एज सच। वो क्या कोई ये डिसिप्लिनरी एक्शन है या फिर किसी ऑफिशियल ने कह दिया सिलेक्शन कमेटी के आप नहीं रखना,
सिलेक्शन कमेटी क्या किसी ऑफिशियल के कहने पे टीम बनाती है, जो इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी है। ये तो फिर क्वेश्चन डाल देती है ना आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि जैसे आपको कोई डायरेक्टर फाइनेंस कह दे या डायरेक्टर डोमेस्टिक कह दे, या जिस लड़के को नहीं रखना आपने, तो आप उस पर डिसीजन तो नहीं लेते ना, आप अपने उस पर डिसीजन लेते हैं कि हमारे मेरिट पे आता है, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन देना है आपने, आप रिटर्न में लिख के दीजिए इसने ये चले वो वायलेट किया है, तो ये तो मेरा अंदाज़ा था, तो मैंने आपको बता दिया। एक और इशू है, एहसान उल्लाह मुल्तान सुल्तान का फास्ट बॉलर था, उसके साथ जो हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया कि उसका ना ऑपरेशन ठीक हुआ ना उसका रिहैब ठीक हुआ। इस हवाले से अली तरीन साहब जो आपकी टीम के ओनर हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। आप इस सिचुएशन का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? एहसान उल्लाह का अगर करियर ख़त्म हो गया, कौन ज़िम्मेदार होगा? लेकिन डेफिनेटली मैं हमेशा, देखें आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि हम हमेशा सिलेक्शन की बात करते हैं, हम कोचिंग की बात करते हैं, लेकिन हम जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एक डिपार्टमेंट है, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता जी कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। कि लड़के हमारे अगर अनफिट होते हैं या किसी की सर्जरी खराब हो जाती है, मतलब रिपोर्ट तक आपको पढ़नी नहीं आती और आप रन कर रहे हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ हेड, तो फिर तो प्रॉब्लम है ना आपकी। तो डेफिनेटली इसमें मैं कहूँगा जी कि अगर किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता है कि वो पीसीबी के सेटअप के अंदर आता है और वो इंजर्ड हो जाता है या उसकी ट्रीटमेंट गलत होती है, डेफिनेटली इसकी जिम्मेदारी पीसीबी को ही लेनी होगी। और एहसानुल्लाह के केस में अगर आप देखते हैं तो प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। एक बंदा इन्हीं वजूहत की वजह से पहले भी जाता है, वो फिर वापस आ जाता है, और उन्हीं वजूहत की वजह से अब दोबारा वापस जा रहा है, और हो सकता है वो 6 महीने बाद दोबारा आप उसको रख लें। तो कुछ समझ नहीं आती ना कि आप मतलब एक क्लियर एक पॉलिसी रखेंगी कि जो जो अच्छा काम करेगा वो रहेगा। अब ये नहीं हो सकता जी कि मैं जैसे अगर मैं सिलेक्शन में कहता हूँ एक प्लेयर को मैंने ड्रॉप कर दिया है, तो 2 महीने बाद मैं उसको वापस ले आया और उस बीच में कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं हुई है, बात हो ना कि उसने बड़ा परफॉर्म करके कम बैक किया। तो ये सिलसिला में रोकना होगा, प्रोफेशनल लाने होंगे जो समझदार लोग हों। आप बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं। एहसानुल्लाह की आई थिंक सर्जरी का इशू, उसका रिहैब, वो कुछ भी सही नहीं हुआ, तो आई थिंक वो नए सिरे से शायद वो होने जा रहा है। उसकी पीएसएल भी गई, उसके पाकिस्तान को गया, अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाए। मतलब तो पीसीबी को देनी होगी। आपके ज़माने में नसीम भी शाह की इंजरी का, बिल्कुल बिल्कुल, नसीम शाह की इंजरी फिर वो बाहर जाके ठीक हुआ। अज़हर अली की इंजरी मुझे याद है, उसने बाहर जाके डॉक्टर ज़फ़र से उसने अपनी ट्रीटमेंट कराई थी। तो जब डॉक्टर ज़फ़र के पास ही जाना है तो यहाँ वालों को, वो डॉक्टर ज़फ़र के पास जाता है, वो अनऑफिशियली वो बैन ही शायद कर दिया गया था जी कि आपने डॉक्टर ज़फ़र के पास नहीं जाना, क्योंकि वो ठीक काम करता है। क्योंकि वो ठीक काम करते हैं, वो फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ियों को उन्होंने ट्रीट किया। मतलब ये तो फिर ज़्यादती है ना। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 साल से, तो मैं देख रहा हूँ मोहम्मद जाहिद के साथ आपके वक्त के वो प्लेयर थे, उसके साथ ये ज़्यादती सबसे पहले हुई थी, जो मुझे याद है रिसेंट हिस्ट्री में। जी बिल्कुल ऐसे ही। और रिसेंटली तो उस टाइम तो चले इतना चीजें हाईलाइट नहीं होती थी, लेकिन आप रिसेंटली देखते हैं क्रिकेट भी बहुत ज्यादा हो गई है, प्लेयर भी बड़े ज्यादा हो गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम नहीं थे, चले अब सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं। तो उनका ख्याल रखना किसका काम है कि लड़के हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स के पास क्यों जाते हैं जब वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका एज ए चीफ सिलेक्टर मुझे पता था कि ये प्राइवेट इलाज कराने अपना जा रहे हैं, क्योंकि इनको एतबार नहीं है अपने जो हमारा पैनल है उसके ऊपर। तो ये चीज इंप्रूव होने वाली है। डॉक्टर चाहे जफर है, हमारे साथ डॉक्टर जावेद थे, ऑब्वियसली वो दोनों उधर एक ही सेटअप में उन्होंने काम किया हुआ है। दे आर ब्रिलियंट। और अभी भी आप देखते हैं तो हमारे बहुत से प्लेयर्स अपने रिहैब कराने के लिए या वो डॉक्टर जैफ के पास जाएंगे या वो डॉक्टर जावेद के पास जाएंगे। तो जब वो इधर हमारे लड़के उधर जा सकते हैं तो फिर आप उनको इधर ले आए जो सही काम जिनको आता है, बजाय इसके कि यहाँ से काम खराब करा के आप उनको भेजें जाए कि हमसे खराब हो गया, आप उनसे जाके आप ठीक करा दें। और जब कोई लड़का जाता है तो फिर उसके ऊपर केस भी एक्शन हो जाता है बगैर परमिशन। ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और काफ़ी तफसील से हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन पर। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसाइल हैं कि कोई प्लेयर अगर बाहर चला गया है, छोड़ दी क्रिकेट उससे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर वो टीम में आ जाते हैं। फिर जो इंजरी का मसला है, प्लेयर की इंजरी के बाइस जो रिहैब उसका होता है, जो उसका प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट, वो सही हाथों में नहीं है। वसीम ने तफसील से इस हवाले से बताया और क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने ये मशवरे भी दिए। यकीनन जो अरबाब इख्तियार हैं क्रिकेट के, उन वो सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। कुछ सूरत हाल उनके सामने भी वाज़े होती नज़र आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इस उम्मीद के साथ मैं प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।